गाइस वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है 10,000 MCQ की जो ये सीरीज चल रही है, इसका डे 10th है। आज 10 दिन हो गए इस सीरीज को चलते हुए। अगर आपको नहीं पता था देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी आप जो 9 क्लासेस हैं इसकी जो 9 डेज तक लगी है वो आप देख सकते हो। 9 डे की क्लासेस जो है आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। इसमें हमारा इस क्लास का मेन पर्पस क्या है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका जो रहेगा, या फिर जो जेट के स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो हम कवर करेंगे 10,000 MCQ के अंदर। ठीक है, तो ये क्लासेज जो है जेट के लिए भी बेनिफिशियल है। तो जो लास्ट क्लास आपकी हुई थी बनाना की, वो किसके लिए थी? जेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, बिकॉज बनाना अपने सुपरवाइज़र के सिलेबस में नहीं है इसीलिए। और उसके बाद में आज की बात करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है अनार यानी कि पोमग्रेनेट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पे एक घंटी जैसा एक निशान बना हुआ होगा, उसे प्रेस करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो कमेंट ज़रूर करें। और जैसे कि आप सबको पता है वीडियो जब ख़त्म होती है तो उसके एंड में आपको क्या है 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं एज ए होमवर्क, और वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाले जाते हैं जैसे कि हर बार होता है। तो जो मोनू सिंह है आज ये 6th टाइम फर्स्ट पोजीशन पे रह रही है, 6ठी बार ये पहली पोजीशन पे आई है, तो इनको मैं कांग्रेट्स बोलना चाहूँगी। उसके बाद में अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन है कुमारी नाइस सॉन्ग जो है वो है सेकंड पोजीशन पे। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें थर्ड पोजीशन पे जो है वो है रोहित। ठीक है, तो इन तीनों को कांग्रेट्स एंड थैंक यू सपोर्ट करने के लिए मैंने जो बोला उसके अकॉर्डिंग आपने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया। एंड बाकी मेंबर्स को भी रियली थैंक यू, गगन एंड नरेंद्र कुमार सर। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सब वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट करते हो, कोई चीज़ ऐसी रहती है तो उसके लिए तो थैंक यू। एंड अब हम बात करेंगे अनार या पोमग्रेनेट के बारे में। तो अनार के बारे में बात करते हैं तो वानस्पतिक नाम क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है अनार से कि अनार का वानस्पतिक नाम क्या है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है कि पुनिका ग्रेनेटम या फिर अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। तो अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस किसका साइंटिफिक नेम है, किसका वानस्पतिक नाम है? ये आंवले का वानस्पतिक नाम है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन कवर हो गए कि जो आपका अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस है वो किसका है? आंवले का वानस्पतिक नाम है। दूसरी हम बात करेंगे पुनिका ग्रेनेटम। तो पुनिका ग्रेनेटम किसका है वानस्पतिक नाम? अनार का वानस्पतिक नाम है। अगला प्रश्न आपका ये बनता है कि अनार का कुल बताओ, यानी ये किस फैमिली से संबंधित है, कौन से कुल से बिलोंग करता है, कौन से कुल का है जो अनार है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास यूफोर्बिएसी, फिर है पामी या फिर एरिकेसी। तो याद रखना पामी या एरिकेसी ये दोनों एक ही फैमिली है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि ग्रेमिनी और पोएसी एक ही फैमिली है, उसी प्रकार पामी और एरिकेसी दोनों एक ही फैमिली है बट अलग अलग 2 नाम है। तो उसके बाद में हमारा पीछे कौन सा रह जाता है? पुनिकेसी। तो अनार कौन सी फैमिली से है? पुनिकेसी फैमिली से है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि अनार में गुणसूत्र की संख्या कितनी रहती है। तो अनार के अंदर गुणसूत्र की जो संख्या रहती है वो कितनी रहती है? ये बोल रहा है 2n = 18 या फिर 2n = 24 या 2n = 22 या 2n = 28। तो आपका सही उत्तर कौन सा रहेगा? 18 जो है आपकी गुणसूत्र संख्या है अनार की। अगला प्रश्न है अनार का खाने योग्य भाग, यानी कि ईडेबल पार्ट कौन सा है अनार का? अनार का खाने वाला भाग कौन सा है? तो अनार का फल होता है उसमें हम कौन सा पोर्शन खाते हैं? जैसे कि केले का कौन सा पोर्शन खाते हैं? बाहर वाला जो भाग होता है वो छिलका रहता है, उसके अंदर का भाग जो होता है वो हम खाने के काम में लेते हैं। उसी प्रकार से अनार का खाने वाला भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है फल भित्ति, नहीं फल भित्ति भी नहीं खाते। अब उसके बाद में एरियल या बीज आवरण। तो बीज आवरण किसे बोलते हैं? बीज आवरण उसे बोला जाता है जो बीज होता है ना, ये मान लो हमारा बीज है, इसके बाहर वाली जो परत है इसे बोला जाता है बीज आवरण। तो अनार का ऐसा सिस्टम रहता है कि हम क्या खाते हैं? उसके बीज के आवरण को खाते हैं। ठीक है, बीज आवरण को खाते हैं। और याद रखना बीज आवरण को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में एरियल बोला जाता है। तो आपका सही उत्तर कौन सा होगा? 2 और 3 दोनों।
अगला प्रश्न है फल का प्रकार, कि उसका फल है ना वो किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है कि बलूस्ता सर्स, दूसरा ऑप्शन है बलूस्ता बेरी, और उसके बाद में ए और यानी कि एक और जो सेकंड ऑप्शन है आपका दोनों ही सही हैं, तो हाँ दोनों ही सही हैं, ठीक है, बालूस्ता सर्स और बालूस्ता बेरी। फिर अगला प्रश्न है उद्गम स्थान कौन सा है अनार का, यानी कि अनार का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, अनार की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, कौन से एरिया से हुई है, यानी सबसे पहले जो अनार है इसकी फसल को या इसके पौधे को सबसे पहले कहाँ पे देखा गया। तो ऑप्शन में है आपके पास कि भारत, ईरान या फिर चीन। तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सही उत्तर है ईरान, यानी कि ईरान जो है उत्पत्ति स्थान है। सबसे पहले अनार की जो प्लांट है उनको कहाँ पे देखा गया था, ईरान के अंदर। अगला प्रश्न जो आपका बनता है वो है अनार कौन सी जलवायु का फल है। तो अनार जो है वो कौन सी जलवायु का फल है, शीतोष्ण है या आर्द्र है या उपोष्ण है। तो याद रखना अनार कौन सी जलवायु का फल है, अनार जो है वो उपोष्ण जलवायु का फल है। अगला प्रश्न कौन सा बनता है कि अनार के फल, अनार का जो फल है ना वो किस चीज़ का अच्छा स्रोत है, यानी कि हमें अनार का फल खाने से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना ये विटामिन के लिए अच्छा है, ये विटामिन सी के लिए, इससे कार्बोहाइड्रेट मिलती है, इससे हमें प्रोटीन मिलेगा। उसी प्रकार से पूछ रहा है कि किस चीज़ का अच्छा स्रोत है। तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है कैल्शियम का, थर्ड है लोह यानी कि आयरन जिसे Fe बोलते हो उसका, या फिर ये बोल रहा है कि सभी का। तो सही उत्तर कौन सा है, सभी का, ये कार्बोहाइड्रेट का भी और कैल्शियम का भी और लोह तत्व का भी, तीनों का ही अच्छा स्रोत है जो अनार है। उसके बाद में आपका प्रश्न है 9th नंबर क्वेश्चन जो है अनार किसके प्रति सहिष्णु है। तो अनार जो है ना वो किसके प्रति सहिष्णु है, यानी कि किसके प्रति है, रेजिस्टेंस है, यानी किस चीज़ को सहन कर सकता है अनार। तो पहला है सूखे के लिए, फिर है शुष्कता के लिए, फिर है पाले के लिए या फिर सभी के लिए। तो याद रखना अनार जो है वो सभी के लिए सहिष्णु है या फिर प्रतिरोधी है, सूखे के लिए, शुष्कता के लिए, पाले के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है अनार के पौधे कितनी लवणता व ESP किसे बोलते हैं, विनम्यशील सोडियम प्रतिशत को। तो ये बोलता है कि सहन कर सकता है, अनार के पौधे कितनी लवणता सहन कर सकती हैं और कितनी ESP सहन कर सकती हैं। तो पहला बोला है कि 6, ये बोला है कि जो 6% तक लवणता यानी कि डेसिमल परसेंट पर मीटर, तो इतनी सहन कर सकता है, या फिर इसकी ESP बताइए 6.78%। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये वाला इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनार की नरम बीज वाले यानी कि सॉफ्ट सीड, जिसके बीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, ऐसी किस्म कौन सी है। पहला ऑप्शन है कि गणेश, फिर है मृदुला, फिर है जालोर सीडलेस या फिर जोधपुर रेड, फिर है G137 या फिर सभी। तो सही उत्तर कौन सा है आपका, सभी है। याद रखना 5 वैरायटी याद हो गई आपको। पहली है गणेश, फिर है मृदुला, ये पूछा जाता है जालोर सीडलेस किसकी वैरायटी है, तो याद रखना अनार की वैरायटी है जालोर सीडलेस, फिर है जोधपुर रेड, फिर है G137। अगला प्रश्न है अनार की गहरे लाल बीजावरण वाली किस्म है, यानी कि जिसका रंग जो है ना वो गहरा लाल होता है, ऐसी किस्म कौन सी है। तो पहला है भगवा, फिर है सिंदूरी या फिर दोनों। तो कौन सी किस्म है, दोनों ही है, भगवा और सिंदूरी, क्योंकि भगवा का दूसरा नाम है सिंदूरी, ठीक है। याद रखना सिंदूरी लाल रंग से याद रख लेना, गहरे लाल रंग का बीजावरण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा भी गया था जेट में या सुपरवाइजर दोनों में से एक एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि भगवा किसकी वैरायटी है। तो याद रखना कि अनार की वैरायटी है भगवा। अगला प्रश्न है निम्न में से अनार की किस्म है, इनमें से कौन सी है जो अनार की किस्म है। पहली है फूले अरक्ता या फिर कंधारी या मस्कट, फिर है ज्योति, फिर है GKVK फर्स्ट या P26 या सुपर भगवा या वंडर या फिर सभी। तो याद रखना सभी वैरायटी जो है ना ये 7 वैरायटी है, 7, तो ये 7 की 7 वैरायटीज़ किसकी हैं, अनार की वैरायटी है। उसके बाद में अनार की भगवा किस्म का उपनाम, मैंने अभी आपको बताया था कि अनार की किस्म का अनार की जो भगवा किस्म है ना उसका उपनाम क्या है। तो अगर आपके मन में सिंदूरी आ रहा है देन राइट आंसर है, क्योंकि जो भगवा किस्म है उसका दूसरा नाम क्या है, सिंदूरी है। और एक इस वजह से इसका नाम सिंदूरी, क्योंकि इस वैरायटी का जो कलर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा गहरा लाल होता है, इसके बीच का आवरण जो होता है ना वो बहुत ही गहरा लाल होता है, इसी वजह से इसे सिंदूरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है अनार के वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि,
यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन क्या होता है, ऐसी विधि जिससे कि हम एक नए प्लांट को पैदा कर सकते हैं, नए प्लांट को जर्मिनेट कर सकते हैं, उगा सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अनार के पौधे को अगर हम वानस्पतिक प्रवर्धन करेंगे तो आप बताओ कि कौन सा मेथड या कौन सी विधि काम में ली जाती है। पहला ऑप्शन है कि कलम, दूसरा ऑप्शन है गुट्टी विधि, या तीसरा है कि दोनों ही मेथड। तो याद रखना दोनों मेथड इसके अंदर काम में लिए जाते हैं, कलम और गुट्टी विधि। कलम भी लगाई जाती है अनार के पौधे की और गुट्टी विधि को भी काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है अनार की कलम लगाने का उपयुक्त माह, यानी कि किस महीने के अंदर जो अनार की कलमें हैं वो लगाई जाती है, उसके लिए कौन सा महीना सूटेबल है। पहला बोल रहा है कि जनवरी है या फरवरी है या मार्च है। तो याद रखना अनार की कलमें कब लगाई जाती है, फरवरी माह के अंदर लगाई जाती है अनार की कलमें। अगला प्रश्न है अनार के पौधे के लिए रोपण दूरी, यानी कि अनार के पौधों को जब लगाया जाता है ना तो दूरी रखी जाती है। मान लो यहाँ पे एक पीठ है यानी कि गड्ढा है और यहाँ पे दूसरा गड्ढा है, तो इस गड्ढे से इस गड्ढे की दूरी जिसमें हम पौधे लगाएंगे तो ये दूरी कितनी रखनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे भी तो लगाएंगे ना एक पौधा और एक यहाँ पे भी लगाएंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये वाली जो दूरी है और इस पौधे से इस पौधे की दूरी है, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी, ये दूरी पूछ रहा है कि दूरी बताओ हम कितनी रखेंगे। तो ये पूछ रहा है कि 3 × 3 मीटर या फिर 5 × 5 मीटर या 6 × 6 मीटर। तो याद रखना 5 × 5 मीटर क्या है, इसकी रोपण दूरी रखी जाती है। अगला प्रश्न है अनार में वर्ष में कितनी बार फलन होता है, यानी कितनी बार पुष्पन आते हैं, कितनी बार हम फल ले सकते हैं अनार से। तो याद रखना अनार में कितनी बार फलन होता है, 3 बार फलन होता है, ठीक है। और अच्छे फलन के लिए और अनार की अच्छी वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए कि पहले 3 साल होते हैं ना उनमें क्या है कोई भी फलन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आगे के जो वर्ष है ना उसमें हमें अच्छे से फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। फिर है अनार में कौन कौन सी बहार आती है, जैसे 3 बहारें होती है, आपने नाम सुना होगा, हमने अमरूद पढ़ा था तो पहले भी। तो इसका ये बोला है कि अम्बे, मृग या फिर हस्त बहार। तो कौन सी बहार आती है, तीनों ही बहार आती है अनार के अंदर, 3 प्रकार की बहार आती है। यानी कि इन 3 बहारों के अंदर फूल लगते हैं और जो बहार आपको पसंद हो, जिस बहार में आपको फूल लेने हो उस बहार में आप फूल लेके उससे फल ले सकते हो। यानी कि इन 3 बहारों में 3 मौसम के अंदर फूल लगते हैं अनार के पौधे पे। फिर ये बोल रहा है कि अनार में जो अम्बे बहार है ना उसका समय बताओ, यानी अम्बे बहार कब आती है। तो महीना बोल रहा है कि जुलाई अगस्त के अंदर या फरवरी मार्च के अंदर या अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो याद रखना फरवरी मार्च के अंदर आती है अम्बे बहार, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में जो फूल लगते हैं ना अनार के पौधे के ऊपर तो हम बोलेंगे ये कौन सी बहार है, ये अम्बे बहार है। फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फरवरी मार्च के अंदर आने वाली बहार जो है वो कौन सी बहार है, फिर आपको तीनों बहार ऑप्शन में दे देगा। क्वेश्चन कैसे भी दे आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला प्रश्न है अनार में अक्टूबर नवंबर माह में कौन सी बहार आती है। तो अक्टूबर नवंबर माह में कौन सी बहार आती है, अब आपको पता चल गया कि अम्बे बहार तो नहीं आएगी अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि अम्बे बहार का टाइमिंग तो क्या है फरवरी मार्च है। तो अब पीछे कौन सी रही आपकी, हस्त रह गई और मृग रह गई। तो कौन सी आएगी, हस्त बहार। अक्टूबर नवंबर में कौन सी बहार है आपकी, हस्त बहार। फिर है अनार में मृग बहार का समय है। तो अनार के अंदर मृग बहार का समय क्या है, जुलाई अगस्त है, ठीक है। तो इन तीनों बहारों का समय आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है अनार में कौन सी बहार उपयुक्त है, यानी कि ऐसी कौन सी बहार है जो कि उपयुक्त है इन तीनों बहारों में से, जिसमें यदि हम फ्रूटिंग लेंगे फल लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो और उससे क्या होगा, वर्षा का जो जल है ना उसका भी अच्छे से उपयोग हो जाएगा। तो तीनों बहारों के नाम दे रखे हैं, तो कौन सी बहार है, वो मृग बहार है, ठीक है, जो कि बेस्ट है, जो कि अच्छी है। आगे वाला प्रश्न है कि अनार के पौधे में आरंभिक 3 वर्ष तक फलन को रोकने के लिए कौन से रसायन का उपयोग करते हैं। मैंने आपको बताया था ना, अच्छी तरह से वृद्धि के लिए प्रथम जो 3 वर्ष होते हैं ना उनमें हम क्या करेंगे, फलन नहीं लेंगे, फल नहीं लेंगे। तो उस टाइम में जब फूल आएंगे ना तो हम क्या करेंगे, उन फूलों को गिरा देंगे। तो ये बोला है उसके लिए रसायन यूज में लेते हैं ना, वो कौन सा लेते हैं। तो ऑप्शन है कि इथ्रेल है या फिर इथ्राइल है। तो सही ऑप्शन कौन सा है, इथ्रेल का यूज़ करेंगे हम 1 से 2 मिली पर लीटर पानी के अंदर डाल के फिर क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे इसका।
अगला प्रश्न है अनार में फल फटना। फल कई बार आपने देखा होगा अनार का जो फ्रूट होता है वो फट जाता है। तो बोल रहा है कि फ्रूट क्रैकिंग जिसे बोलती हैं किस वजह से होता है। अब ये तो लगभग को पता होता है कि बोरोन की वजह से होता है। बोरोन की कमी की वजह से होता है या अधिकता की वजह से होता है। तो याद रखना बोरोन की कमी की वजह से होता है फलों का फटना। आगे वाला प्रश्न है अनार में फल फटने के विकार को रोकने के लिए प्रबंधन। यानी ये फल फटते हैं ना, तो इस विकार से रोकने के लिए, इस विकार को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, बोरोन जो है 0.2% का यूज़ करेंगे या जिब्रेलिक अम्ल 40 ppm का यूज़ करेंगे। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, 1/1000वां भाग। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा है, दोनों का यूज़ करेंगे, जिब्रेलिक अम्ल का भी और बोरोन का भी। आगे वाला प्रश्न है कि फूल आने के कितने समय बाद फल लगती हैं। यानी कि फूल आ गए उसके कितने महीने बाद या कितने टाइम बाद फल लगना शुरू हो जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 से 4 माह, दूसरा है 5 से 6 माह, तीसरा है 9 से 11 माह। तो कितने हैं, 5 से 6 महीने। ठीक है, जैसे ही फूल आए उसके 5 से 6 महीने बाद क्या होगा, फल लगना शुरू हो जाएंगे। आगे वाला प्रश्न है कि अनार के फलों के पकने पर कैसी ध्वनि आती है। यानी कि जब अनार के फल पक जाते हैं तो उनको जब हम हाथ से थपथपाते हैं तो एक ध्वनि आती है। वो कैसी ध्वनि आती है, तो धात्विक मेटाबॉलिक साउंड आता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, मेटाबॉलिक धात्विक साउंड आता है। आगे वाला प्रश्न है अच्छे विकसित पौधों से प्रति पौधा उत्पादन कितना होता है। यानी कि जो पौधा 5 से 6 साल का हो गया है और अच्छी तरह से विकसित हो गया है, तो ऐसे पौधों के लिए प्रति पौधा उत्पादन कितना मिलता है हमें। तो सही उत्तर कौन सा है, 20 से 22 किलो पर प्लांट हमें क्या है, अनार मिलती हैं। आगे वाला प्रश्न है कि अनार के फलों को 1 से 1.5 माह यानी कि 1.5 महीने तक भंडारित करके रखना है, हमें स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, कितनी आर्द्रता होनी चाहिए। वैसे तो हम है ना 1-2 सप्ताह के लिए तो है ना रूम के टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, यानी नॉर्मली हम कमरे में रख देंगे ना तो भी 1 से 2 सप्ताह तक तो वो खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें लंबे टाइम तक यानी कि 1 से 1.5 महीने तक सुरक्षित रखना है ना, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर तापमान की आवश्यकता होगी, एक नमी की आवश्यकता होगी। तो वो कितनी होती है, 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान और 80 से 85% आर्द्रता। ठीक है, तो जैसे कि आज की क्लास अभी ऑफ होती है बिकॉज इतने क्वेश्चंस थे आपके अनार के, ओनली डिजिट से क्वेश्चन रहे हैं, बाकी सभी क्वेश्चन जो है हमने कवर अप कर लिए हैं। और उसके बाद में आपसे मैं बात करना चाहूँगी कि जैसे डेली आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं, इस क्लास की PDF के लिए आप जो यूट्यूब मेरा जो चैनल है टेलीग्राम का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि आपके 3 क्वेश्चन डेली रहते हैं, तो आज के मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। एक तो आपको अमरूद का वानस्पतिक नाम बताना है, अमरूद की क्रोमोसोम नंबर बतानी है और अमरूद का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। ठीक है, तो आपको ये 3 चीज़ें जो है ये बतानी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आए देन कमेंट जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।